हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं फेरॉन की, प्रज्वल बिंदु की, मतलब जितने भी फैक्ट की बात करेंगे आज की वीडियो में। इन सब इम्पोर्टेंट फैक्ट की ही हम बात करते हैं, क्योंकि जितने भी मैं आपको पीबीटी क्वेश्चंस लेकर इसमें कराता हूँ, इन वीडियोस में कराता हूँ, वो सारे एनसीईआरटी से छांटे हुए क्वेश्चंस हैं। इसलिए ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि ये चैनल क्लास 10th 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चैनल होने वाला है। क्योंकि मैं जहाँ पर भी ये रसायन विज्ञान कराऊंगा वो सारे रसायन विज्ञान के पीबीटी क्वेश्चंस आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे कि जो आपको 1 नंबर्स के 2 नंबर्स के क्वेश्चंस आपको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस से दे दिया जाता है, तो वो आउट ऑफ सिलेबस से नहीं दिया जाता है। या तो उसे आपने पढ़ा नहीं होता है या आपने उसे पढ़ा है इग्नोर कर दिया है। तो ऐसी कंडीशंस आपको खुद में देखने को मिलेगी। इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ, जहाँ पर भी रसायन शास्त्र की बात होगी वहाँ पर मेरे ये पीबीटी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट पीबीटी क्वेश्चंस है, वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो नंबर सेकंड है। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट डे 1 नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर जाइए और वीडियो नंबर फर्स्ट को देख कर आइएगा। वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पीबीटी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। आज वीडियो सेकंड से चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो फ्रेयॉन क्या होता है, फ्रेयॉन की बात करेंगे। फेरॉन्स क्या होता है, जो फ्रेयॉन्स होता है ये किस प्रकार अपना काम करता है या क्या होता है, या इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो जो फ्रेयॉन्स होता है जिसे क्या कहते हैं, फेरॉन कहते हैं, फ्रेयॉन फेरॉन। तो ये एक प्रकार का जो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला कहा जाता है। जो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला एक विलायक, एक क्या होता है, विलायक एक प्रकार से फ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम होता है। किसका होता है, फ्लोरोकार्बन का एक व्यापारिक नाम होता है। क्या होता है, फ्लोरोकार्बन का क्या होता है, एक व्यापारिक नाम होता है। फ्लोरोकार्बन का एक व्यापारिक नाम होता है। जो फिरौन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरॉन कहते हैं। फिरियॉन्स क्या होता है, फेरॉन। फेरॉन एक प्रकार का जो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला, किसमें, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला एक विलायक क्या होता है, एक विलायक या एक प्रकार के फ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम होता है। या एक प्रकार का विलायक होता है या एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन, जो फ्लोरोकार्बन नाम का एक व्यापारिक नाम होता है। क्या, फेरॉन। क्या, फेरॉन। तो फेरॉन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाला एक विलायक होता है। यह एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम होता है। अब बात करेंगे प्रज्वल बिंदु की, कि प्रज्वल बिंदु क्या होता है, जिसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। फ्लैश पॉइंट का जिक्र आपको केमिस्ट्री के शायद कहा जाए, आपको 1 नंबर्स या 2 नंबर्स के क्वेश्चंस में इसकी डेफिनेशंस पूछने को मिल सकती है कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। किसकी बात हो जाएगी, फ्लैश पॉइंट की बात आपसे पूछ ली जाएगी कि जो फ्लैश पॉइंट होता है वो क्या होता है। ये एक क्या होता है, प्रज्वलन, जो प्रज्वलन बिंदु होता है जिसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो वह ताप कहा जाता है, वह ताप जिस पर कोई तेल इतनी वाष्प देता हो, कहा जाता है वह टेम्परेचर या वह ताप जिस पर कोई तेल इतनी वाष्प देता है जो वायु के साथ क्या करता है, विस्फोटक मिश्रण बना लेता है। जो वायु के साथ एक विस्फोटक मिश्रण बना लेता है उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, वह ताप, वह टेम्परेचर जिस पर कोई तेल इतनी वाष्प देता है, इतना वाष्प दे देता है कि जो वायु के साथ क्या कर लेता है, विस्फोटक मिश्रण बना लेता है। वायु के साथ एक विस्फोटक मिश्रण बना लेता है जिसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो जो प्रज्वलन बिंदु होता है, प्रज्वलन बिंदु जिसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं, वह ताप होता है जिस पर कोई तेल इतनी वाष्प देता है जो वायु के साथ एक विस्फोटक मिश्रण बना लेता है, उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट क्या कहते हैं। अब बात करेंगे गलन मिश्रण की, कि जो गलन मिश्रण क्या होता है जिसे हम फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। तो जो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है जिसे हम गलन मिश्रण कहते हैं, कि तो जो गलन मिश्रण होता है जिसे हम फ्रीजिंग से मिश्रण कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो जो सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड, जब किसी बर्फ में मिला दिया जाता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है जब किसी बर्फ में मिला दिया जाता है
तो यह बर्फ़ के ताप को कितने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर देता है। तो यह बर्फ़ के ताप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर देता है, जिसे हम फ्रीजिंग मिक्सचर कह देते हैं। तो जो आपका फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, जिसे हम गलन मिश्रण कहते हैं। गलन मिश्रण क्या होता है, जिसे हम फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। तो गलन मिश्रण की बात करें, ये सोडियम क्लोराइड, जब आपका जो सोडियम क्लोराइड जब किसी बर्फ़ में मिला दिया जाता है, किसको, सोडियम क्लोराइड को जब किसी बर्फ़ में मिला दिया जाता है, तो यह बर्फ़ के ताप को क्या कर देता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर देता है। कितने, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर देता है, जिसे हम फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, गलन मिश्रण कह देते हैं। फिर आपकी बर्फ़ क्या होती है, पिघलने लगती है। फ्रीजिंग, वो पिघलने नहीं लगती, मतलब जमने लगती है, फ्रीजिंग करने लगती है। जो आपकी सोडियम क्लोराइड्स होता है, जब किसी बर्फ़ में मिला दिया जाता है, तो यह बर्फ़ के ताप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर देता है। तो फिर आपकी बर्फ़ क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग्स करती है, फ्रीजिंग्स मिश्रण करती है, गलन मिश्रण करती है। ठीक है, अब बात करें पानी की स्थाई की। किसकी बात करेंगे, पानी की पानी की जो स्थाई होती है, पानी की जो स्थाई कठोरता दूर करने के लिए कहा जाता है, पानी की स्थाई कठोरता दूर करने के लिए जो पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है, कहा जाता है। जो पानी की स्थाई कठोरता, किसकी बात कर रहा हूँ, पानी की स्थाई कठोरता की बात कर रहा हूँ। तो पानी की स्थाई कठोरता दूर करने के लिए जो पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक उपयुक्त है, क्या है, पोटेशियम क्लोराइड कैसा है, सर्वाधिक उपयुक्त होता है पानी की स्थाई कठोरता को दूर करने के लिए। किसकी, पानी की जो स्थाई कठोरता को दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड, जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। क्या होता है, सर्वाधिक उपयुक्त होता है। और जो चमड़ी के ऊपर से बाल साफ करने में कहा जाता है, जो चमड़ी होती है, चमड़ी से ऊपर बाल साफ करने में कैल्शियम, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। जो आपकी स्किन होती है, चमड़ी होती है, उसके ऊपर से बाल को रिमूव करने के लिए, बालों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस में करते हैं, चमड़ी के ऊपर जो बालों को रिमूव साफ करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रयोग में लेते हैं। और जो वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल से जो घी बनाने में निकेल क्या होता है, उत्प्रेरक का काम करता है। जो निकेल होता है, वो एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करता है। और शायद मैंने आपको कहा जाए शायद रसायन शास्त्र की वीडियो में भी मैंने आपको घी बनाने की प्रोसेस के बारे में बताया है। और इसमें कहा गया है कि जो वनस्पति तेल होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, वनस्पति तेलों की बात कर रहा हूँ। तो जो वनस्पति तेल होता है आपका, किसकी बात कर रहा हूँ, वनस्पति तेल की। तो वनस्पति तेल से घी बनाने में निकेल क्या होता है, निकेल उत्प्रेरक का काम करता है। निकेल किसका करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। जो वनस्पति तेल होता है, उससे घी बनाने में, किसमें, घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक का काम करता है। किसका करता है, निकेल उत्प्रेरक का काम करता है। जो वनस्पति तेल होता है, उसमें जो घी बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसमें निकेल जो होता है, वो उत्प्रेरक का काम करता है। और जो दूध ए पेंट जो होता है, दूध ए पेंट में क्या, पायस के उदाहरण हैं। जो दूध और पेंट है, वो एक प्रकार से पायस का उदाहरण है। किसका है, पायस का उदाहरण होता है दूध और पेंट। जो दूध और पेंट, दूध जो मिल्क होता है और जो अपन पोतते हैं, वो एक प्रकार का पायस का उदाहरण होता है। किसका होता है, पायस का उदाहरण होता है। और जो सोना चांदी होती है, सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। नाइट्रिक अम्ल कहा जाए, नाइट्रिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3 होता है। इसका प्रयोग लेते हैं किसमें, सोना चांदी के शुद्धिकरण में। किसके में, सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग लेते हैं, सोना चांदी के शुद्धिकरण में हम नाइट्रिक अम्ल, किसका, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं, HNO3 का प्रयोग करते हैं। किसमें, सोने चांदी को शुद्धिकरण, सोने चांदी की प्योरिटी को करने के लिए हम नाइट्रिक अम्ल कहा जाए, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। कहा जाए HNO3, ये केमिकल फॉर्मूला होता है नाइट्रिक अम्ल का, इसका प्रयोग हम करते हैं। और जो जल होता है, जल की स्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ क्या करता है,
बाइकार्बोनेट्स घुले रहने के कारण होती है। जो जल की स्थायी कठोरता होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, कैल्शियम ये मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। जो जल की स्थायी कठोरता कहा जाता है, जल की स्थायी कठोरता जो होती है, जल की स्थायी कठोरता, उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम एक मैग्नीशियम क्या होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है जल की स्थायी कठोरता। और तथा जो स्थायी कठोरता होती है, तथा स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। और कहा जाता है कि जो स्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है, किसके कारण भी हो सकती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट्स होते हैं या क्लोराइड्स होते हैं या नाइट्रेट होते हैं आदि की जो लवणों के घुले रहने के कारण भी होती है, किसकी, जल की स्थायी कठोरता। तो जो जल की स्थायी कठोरता जो होती है उसमें कैल्शियम और ये मैग्नीशियम के क्या, बाइकार्बोनेट्स घुले रहने के कारण होती है। और तथा जो स्थायी कठोरता होती है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रिक आदि लवणों के घुले रहने के कारण भी होती है। अब बात करेंगे नियोन की। नियोन का जो विसर्जन होता है, किसका, नियोन का जो विसर्जन होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, नियोन के विसर्जन की। तो नियोन में जो विसर्जन होता है, किसमें, नियोन विसर्जन, जो नियोन विसर्जन होता है जिसमें लैंपों व ट्यूबों द्वारा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। जो नियोन होती है, नियोन वो विसर्जन लैंपों में, ट्यूब में जो लाइट होती हैं, लाइट्स के जितने भी आपको चमकने के जो विसर्जन करने के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नियोन गैस भरी जाती है। तो नियोन जो होती है, नियोन वो विसर्जन लैंपों और बाद ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। कौन सी, नियोन गैस भरी जाती है। तो जो नियोन होती है वो विसर्जन किसमें, विसर्जन लैंपों व ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। कौन सी गैस, नियोन गैस। और जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, कौन से, नॉन स्टिक बर्तनों की जो ऊपरी परत किसकी होती है, टेफ्लॉन की बनी होती है, टेफ्लॉन की बनी होती है। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जिन्हें हम नॉन स्टिक बर्तन कह देते हैं, उसकी जो ऊपरी परत होती है, किसकी बात करें, ऊपरी परत की बात करें तो वो टेफ्लॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, टेफ्लॉन की बनी होती है। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसकी जो ऊपरी परत होती है वो टेफ्लॉन की बनी होती है। यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए, कहा जाता है अगर दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि यदि दूध की क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का जो घनत्व होता है वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आपको 1 नंबर्स में पूछ लिए जाएंगे। तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बढ़ जाता है यदि दूध में से क्रीम को निकाल दिया जाए। ठीक है, और जो आतिशबाजी का हरा रंग क्या होता है, बैरियम, मूलक के कारण होता है। जो आतिशबाजी होती है तो आतिशबाजी का जो हरा रंग होता है, किसके, आतिशबाजी का जो हरा रंग होता है वो बैरियम, किसके, बैरियम मूलक के कारण होता है। जो आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी का जो हरा रंग होता है, आतिशबाजी का हरा रंग बैरियम मूलक के कारण होता है। किसके कारण होता है, बैरियम मूलक के कारण होता है। जो आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी का जो हरा रंग होता है वो बैरियम मूलक के कारण होता है। किसके कारण होता है, बैरियम मूलक के कारण आतिशबाजी का रंग कैसा होता है, हरा होता है। आपसे प्रेजेंटता में पूछ लिया जाए कि आतिशबाजी का जो हरा रंग होता है वो किस कारण से होता है, तो बैरियम मूलक के कारण आतिशबाजी का रंग हरा होता है। और जो बर्तनों में जो कलई करने में अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। जो बर्तनों को पोतने या उनमें कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एमोनियम क्लोराइड्स का। किसका प्रयोग किया जाता है, एमोनियम क्लोराइड्स का प्रयोग किया जाता है। तो एमोनियम क्लोराइड्स का प्रयोग किसके लिए करते हैं, बर्तनों में कलई करने के लिए। तो बर्तनों में कलई करने में एमोनियम क्लोराइड्स का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एमोनियम क्लोराइड्स का उपयोग बर्तनों में कलई करने के लिए किया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का आविष्कार मिलिकन ने
किया था। जो इलेक्ट्रॉन्स के आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के जो आवेश होते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? मिलीकन ने किया था। किसने किया था? मिलीकन ने किया था। जो इलेक्ट्रॉन्स के आवेश होते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रॉन्स के आवेश की बात कर रहा हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन के आवेश होते हैं, इसका आविष्कार मिलीकन ने किया था। किसने किया था? मिलीकन ने किया था। किसने किया था? मिलीकन ने किया था। भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाए कॉम्पिटिटिव्स में क्लास 5th से शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर साइंस की कहा जाए साइंस का उदय होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का उदय हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो आवेश का आविष्कार कहा जाए तो किसने किया था? मिलीकन ने किया था। जो इलेक्ट्रॉन्स के आवेश का आविष्कार किसने किया था? मिलीकन ने किया था। और जो 1 किलोग्राम कहा जाता है, 1 किलोग्राम शहद से लगभग, जो 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो 1 किलोग्राम शहद से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 3500 कैलोरी। तो शहद खाना बहुत ज़रूरी है। जिसमें कैलोरी की कमी है, उसे कैलोरी लेना है तो भाई शहद खाना पड़ेगा। वैसे कैलोरी ज़्यादा अच्छी नहीं होती शरीर के लिए, लेकिन जो कैलोरी की मात्रा की बात करें तो 1 किलोग्राम कहा जाए, 1 किलोग्राम शहद से 1 किलोग्राम शहद से 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी होती है? 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये प्रश्न आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और जहाँ पर भी नॉलेज की बात हो, केमिस्ट्री कि में जो नॉलेज की बात हो, तो वहाँ पर ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कितनी ऐसे पूछ लिया जाता है कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो आपकी पीक्रिक एसिड होता है, पीक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है। जो पीक्रिक एसिड होता है वो एक कार्बनिक यौगिक है, और जिसका उपयोग किसमें? प्रयोगशालाओं में अभिकर्मण के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जो प्रयोगशाला होती है, जो आपकी लैब होती है, उसमें एक अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। किसका? पीक्रिक एसिड का। तो पीक्रिक एसिड जो होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है। जो पीक्रिक एसिड होता है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? एक पीक्रिक एसिड जो होता है वो कार्बनिक यौगिक होता है, और जिसका उपयोग हम प्रयोगशाला में अभिकर्मण के रूप में करते हैं। और जो प्लेटिनम होता है, ये सबसे कठोर धातु होती है। ये आप याद रखना, जो आपकी प्लेटिनम होती है ये सबसे कठोर धातु होती है। ये आपसे किसमें, ये जो प्लेटिनम्स के बारे में आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। प्लेटिनम्स के सबसे जो कठोर हार्ड जो मेटल्स होता है वो क्या होता है, तो आप बता देना। हार्ड मेटल्स जो होता है वो प्लेटिनम्स होती है। क्या होती है? प्लेटिनम्स होता है। या कहा जाए जो कहा जाए सबसे जो ना पिचके, या कहा जाए सबसे कठोर धातु, हाईएस्ट लेवल की कठोर धातु, तो वो आपका क्या हो जाएगा? डायमंड हीरा होता है। लेकिन सबसे कठोर धातु की बात हो तो वो क्या हो जाएगी? प्लेटिनम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लेटिनम हो जाएगी। और जो धातुओं के टुकड़ों पर कहा जाए, धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने पर, धातुओं के जो टुकड़े को टांका लगाने पर जो मिश्रण होता है, टिन और सीसा का मिश्रण होता है। अगर जो धातु होती हैं, धातु मेटल्स होते हैं, उनके टुकड़ों को टांका लगाने पर, धातुओं के जो टुकड़ों को टांका लगाने पर किस किस का प्रयोग करते हैं? अगर आप कहा जाए एक रूरल एरिया से होंगे तो आपको एक वेल्डिंग नाम का शब्द मिला होगा। अगर जहाँ पर छेद हो जाता है किसी धातु में तो उसे एक वेल्डिंग के रूप में कर दिया जाता है। तो उसमें क्या मिश्रण होता है? उसमें टिन होता है और सीसा होता है। टिन और सीसा के मिश्रण से उसे क्या कर दिया जाता है? उस टांके को भर दिया जाता है। तो धातुओं के जो टुकड़े को टांका लगाने वाला जो मिश्रण होता है वो कौन होता है? टिन और सीसा होता है। उनके मिश्रण को क्या कहा जाता है? टिन और सीसा मिश्रण कहा जाता है। और जो आपका टैल्कम पाउडर होता है, किसकी बात कर रहा हूँ? टैल्कम पाउडर की बात कर रहा हूँ। इसका निर्माण किसने? थियोफेस्टर, एक थियोफेस्टम्स नामक एक खनिज का उपयोग किया जाता है। एक थियोफेस्टम नामक एक खनिज होता है, इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? टैल्कम पाउडर में। तो जो टैल्कम पाउडर होता है, टैल्कम पाउडर के निर्माण की बात करें, टैल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टम, किसकी? थियोफेस्टम नामक खनिज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? थियोफेस्टम नामक खनिज का उपयोग किया जाता है। जो टैल्कम पाउडर होता है इसके निर्माण में किसका? थियोफेस्टम, किसकी बात कर रहा हूँ? थियोफेस्टम नामक एक खनिज होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका यूजेस आपको देखने को मिलता है किसमें? टैल्कम पाउडर में। किसमें? टैल्कम पाउडर
पाउडर में, टैल्कम पाउडर जो होता है इसके निर्माण के लिए, इसके बनाने के लिए किसका, थियोफेस्टम, एक थियोफेस्टम नामक एक खनिज मिनरल्स होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और जो मिट्टी होती है, मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए, मिट्टी में जो क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जो मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए, मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जो मिट्टी होती है इसमें जो क्षारकत्व, किसको, मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और जो आपका ड्यूटेरियम, जो ड्यूटेरियम अर्थात जो भारी जल होता है जिसे D2O कहा जाता है, जो आपका ड्यूटेरियम अर्थात जो भारी जल होता है ये एक रंगीन और गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। रंगीन भी होता है, गंधहीन भी होता है और स्वादहीन भी होता है। क्या, ड्यूटेरियम अर्थात जो भारी जल होता है। और इसकी जो खोज थी, इसकी जो खोज किसने की थी, इसकी खोज यूरे और बर्सबन ने, किसने, यूरे और बर्सबन ने की थी। कब, 1932 में, 1932 में इसकी खोज की थी। जो आपका ड्यूटेरियम कहा जाए, ड्यूटेरियम, और जो भारी जल होता है ये एक प्रकार का रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है और स्वादहीन। बोले तो स्वाद में गंदा होता है और सूंघने में भी गंदा होता है और कहा जाए देखने में भी गंदा होता है। क्या, ड्यूटेरियम भारी जल जो होता है। और इसकी खोज किसने की थी, यूरे और बर्सबन ने की थी। किसने, यूरे और बर्सबन ने की थी, 1932 में की थी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जो कल की कहा जाए, अगर आपने डे 1 की जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, जिसे या वीडियो फर्स्ट पार्ट 1 भी कह सकते हो या डे 1 भी कह सकते हो उस वीडियो को, तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। वो वीडियो आपके लिए भी बहुत ही पावरफुल होने वाली है जितनी ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चन NCERT इसमें से छांट के लाता हूँ, जहाँ पर आपको केमिस्ट्री की बात होगी, रसायन विज्ञान की बात होगी, जहाँ पर NCERT की बात होगी और जहाँ पर इम्पोर्टेंट्स PBT की बात होगी, वहाँ पर मेरे ये क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो वॉच अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो क्लास 10th या 12th में हैं, या कोई केमिस्ट्री शास्त्र के कहा जाए इम्पोर्टेंट्स PBT चाहता है, तो उसे ये वीडियो शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।